तो ठीक है, टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं। Good morning everyone. Actually I am a PhD student from Department of Physics. Okay. So in the whole semester I am going to teach you. सब्जेक्ट ये for this semester. Okay. So हिंदी में सब कंफर्टेबल हो? ठीक है। देखो जितना मैं तुम्हारा सिलेबस देखा हूँ अभी तक, सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि तुम बेसिक फिजिकल जो क्लासिकल लॉज है और बेसिक फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको अप्रोच करके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, नॉर्मली इन +2 लेवल टिल +2 लेवल यू आर स्टडिंग द मोशन इन वन डायमेंशन, राइट? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम is designed in such a way that it will move in a particular line or a predefined path, right? So whole of the dynamics is constant to one dimension. लेकिन जो रियल फिजिकल प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे भी नॉर्मली ग्रेविटी के वजह से ही एक्ट किया जाए या फिर एक ही लाइन पे मूव कर सकता है। इन रियल लाइफ हो सकता है द प्रॉब्लम कुड बी इन मेनी डायमेंशन, राइट? इट कुड बी 2 डायमेंशन, इट कुड बी 3 डायमेंशन, इट कुड बी एनी A particle can take any path. लेकिन इसको स्टडी करने के लिए हमें नॉर्मल जो चीज जो लॉज तुम पढ़े हुए जो मैथमेटिक्स तुम सब पढ़े हो +2 लेवल तक उतना काफी नहीं है। दैट्स व्हाई सी वेक्टर तो सब पता है वेक्टर क्या होता है, राइट? लेकिन वेक्टर का जो प्रॉपर्टी है तुमको जानना चाहिए कि सब हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सब यहाँ पढ़ोगे। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते, राइट? अब कर्वीलिनियर जो होता है जैसे कि क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया या फिर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब का तुम्हें इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया है कि जो सारे प्रॉब्लम नॉर्मली सिर्फ XYZ देके करते हो तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से करते हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि तुम्हें नॉर्मली सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए यूज किया गया है ताकि तुम इजीली यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो नॉर्मली वेक्टर ऐसे होता है कि अगर कोई चीज अगर से 3+4 जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर डिस्टेंस कितना है 7, लेकिन हम कुछ ऐसे क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं जो ये रूल फॉलो करते हैं। और इन होल फिजिक्स यू कैन फाइंड मेनी ऑफ द फिजिकल phenomenon, फिजिकल क्वांटिटी दैट फॉलो दिस, नॉट दिस। अब एनर्जी को तुम ऐसे एडिशन कर सकते हो, राइट? बट वेलोसिटी को नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट को नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन को नहीं कर सकते। सो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट फॉलो नॉर्मल एडिशन, रादर दे आर फॉलोइंग वेक्टोरियल एडिशन, राइट? तो इस सारे क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर वो क्वांटिटी वेक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो सब प्रॉपर्टी शो करेंगे वो फिजिकल पैरामीटर जो एक वेक्टर शो करता है। नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसलिए डिफाइन किया गया है, इसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है? अभी तक तुम जब पढ़े थे देखो ये प्लानर मोशन है, लेट दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, राइट? मान लो एक पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे था पार्टिकल, मान लो उसका रेडियस 1 है तो यहाँ पे था, एक कोऑर्डिनेट x है, x का कोऑर्डिनेट 1 है, y 0 है। आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पार्टिकल कहाँ पे रहेगा ये कैसे पता चलेगा? बाय अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। दिस इज द क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर गिवन पर्टिकुलर टाइम बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ इसमें क्या है, इसमें फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे पार्टिकल होगा हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर फोर्स हमें पता है तो इसमें हमें 2 चीजें चाहिए, क्या क्या? x एंड y। कौन अंदर आके बंद कर दो, क्लास में करना है, जाओ तब बंद कर दो। तो यहाँ क्या है, दिस इज नॉट दिस इज दूसरा। ओके, तो ऐसे डायनामिक्स को जानने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, देयर आर 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड, x एंड y। लेकिन अगर मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करूंगा देखो कितना इजी हुआ प्रॉब्लम। देखो
ये आर फिक्स है, यहाँ पर एक्स फिक्स नहीं है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, यहाँ पर आर फिक्स है। यू नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हाट थीटा। अगर थीटा हमें इनिशियल टाइम में पता है तो यहाँ है, अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो एट ए टाइम 2 सेकंड में पता है कि 30 सेकंड में कहाँ पे होगा, 60 डिग्री में कहाँ पे होगा। तो बस एक ही वेरिएबल चाहिए, दैट इज थीटा। तो प्रॉब्लम इस हिसाब से इजी होता है जब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन क्लासिकल और क्वांटम और एनी ऑफ द regime by using Cartesian coordinate. However, we are define the other two coordinate like polar coordinate, cylindrical coordinate, spherical polar coordinate to simplify the problem. ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, कार्टेशियन में सब कुछ हो सकता है, पर चीजें ये होगा कि the problem could be more complicated. That's the thing. Okay. So और एक बात, इन कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट हम डिफाइन करते हैं इसमें क्या होता है, if velocity is constant then acceleration will be 0. Why? See, ये जो x, y और z एक्सिस है ये हमेशा एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ये हमेशा सेम रहेगा डायरेक्शन। एक एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, z एक्सिस इधर है, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम अगर लेट दिस इज प्योर, ओके, हम क्या डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, r थीटा है हाय। देखो अगर पार्टिकल इधर से इधर आ गया, r कहां पे हो गया, r का डायरेक्शन रेडियल वेक्टर इधर, थीटा कहां गया इधर, फाई कहां आ गया इधर। तो यहां पर ये तीनों सेम था हमेशा, बट द डायरेक्शन आर चेंजिंग। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है और हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी डेरिवेटिव में आएगा। जैसे कि r क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखो ये चेंज हो रहा है, थीटा के डिपेंडेंट है, फाई के डिपेंडेंट है। ये अगर ये चेंज हो रहा है तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे, देखो नॉर्मली dx का साथ डेरिवेटिव लोगे तो 0 होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और इसके साथ लोगे ये चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। इसलिए अगर रेडियल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब ये नहीं कि रेडियल एक्सीलरेशन 0 होगा। ये सब सर पढ़ाया कि नहीं? सी एक्चुअली मेरा क्लास लेने का तरीका ये है कि मैं पहले 15 मिनट डिस्कस करूंगा कि व्हाट यू नो व्हाट यू डोंट नो। ओके, हम पहले डिस्कशन करें उसके बाद प्रॉब्लम में जाएंगे क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली व्हाट यू नो इस क्लास। तो तुम्हें देखो जितना भी फिजिक्स के प्रॉब्लम अप्रोच करोगे, मैथमेटिक्स के जितने प्रॉब्लम अप्रोच करोगे, तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए ही चाहिए। और ये सब हर डायरेक्शन में तुम्हें, रेडियल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इस सब का फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए, राइट। तो अभी जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नॉर्मली जैसे कि तुम कौन बोल रहा था 4 नंबर प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो रहा है, देखो ये डिफिकल्ट इसलिए हो रहा था कि नॉर्मली तुम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, अब कुछ ऐसा मोशन हो गया जहां पर इसका पाथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा है। अगर इसको हम न्यूटन्स लॉ में नॉर्मली, या फिर नॉर्मली कोई बोलेगा कि mv² आएगा, इसका सेंटीमीटर फोर्स लगा के यूज कर दूंगा, इसमें भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी रेडियस चेंज होगा, राइट। ये सब डील करने के लिए अगर नॉर्मल जो कंपोनेंट होता है, नॉर्मल फोर्स का इक्वेशन लिख दो। फोर्स मतलब क्या होता है नॉर्मली, मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मली हमें एक्सीलरेशन लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद सम सिस्टम दैट mass is not change, whether the corresponding quantity like velocity, position and acceleration are changing। तो अगर हमें acceleration पता है एक सिस्टम का, तो सब कुछ पता है हमारे सिस्टम के बारे में। we can have the law of motion, right, अगर acceleration पता है। तो acceleration को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, ये अगर हमें पता है ना, ये सब कुछ हो जाएगा। देखो ये एक प्लानर मोशन है, इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, आर एंड थीटा। अगर एक प्लेन में मूव कर रहा है तो 2 वेरिएबल होगा, इधर आर थीटा, आर फाइव या फिर थीटा फाइव, ये हो सकता है। तुम्हें पता करना चाहिए कि कौन सा प्लेन है और क्या क्या वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर आर चेंजेस हो रहा है, अगर उसका रेडियस स्क्वीज हो रहा है, और थीटा चेंज हो रहा है, राइट। अगर आर थीटा चेंज हो रहा है तो इसका कुछ है नहीं हो रहा है। और दूसरा, अगर एक्सीलरेशन जो है
ये रेडियल एक्सीलरेशन होता है। रेडियल एक्सीलरेशन मतलब ड्यू टू द चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस चेंज होने से ये सिर्फ आएगा। और ये क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होने से। अगर तुम्हें प्रॉब्लम में दिख रहा है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो ये सारे कंपोनेंट आएगा ही आएगा एक्सीलरेशन में। एक बार ये लिख दोगे ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। जैसे कि तुम्हें मान लो ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है? अगर ये कांस्टेंट है, ये अगर तुम लिखते हो, तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारे पास एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है, तो प्रॉब्लम देख के ही आधा चीज सिंपल हो जाएगा। कौन सा जीरो हो रहा है, कौन सा जीरो नहीं हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट जीरो है, कौन सा कंपोनेंट जीरो नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गया। तो पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? कौन किया हो पहला क्वेश्चन? देखो, ये जो चीजें, ये टूल है फिजिक्स को हैंडल करने के लिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बस विजुअलाइजेशन कम होना चाहिए और मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। राइट, वेक्टर पढ़ रहे हो मतलब वेक्टर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, उसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें आएगा। अगर जिसको वेक्टर हैंडल करने के तरीका मालूम है, फिजिक्स उसके लिए बहुत आसान है। चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, मार्क माय वर्ड, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना तो मैं आ गया, स्फेरिकल, पोलर और सिलिंड्रिकल मेनली, तो बहुत इजी होता है। जैसे कि अब थोड़ा लिंक करते हैं, जैसे कि तुम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े हो। एक करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है? अगर एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है? कर्व है, राइट। अब इसमें तुम एक्स वाई जेड में करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये दिख रहा है तुम्हें घूम रहा है, तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करें। अगर वही प्रॉब्लम जो जेई में तुम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके किए हो, r थीटा फाई में करना 2 लाइन का आंसर आएगा। इसलिए ये सब चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर चीज एक्स वाई जेड में हो सकती है, वो भी करके आए तुम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं करके आए हो, है कि नहीं? अब वही सिस्टम को जाके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ जाएगा, यही यूज करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जो आप पोलर कोऑर्डिनेट यूज करके करना, देखना कितना इजी हो जाएगा प्रॉब्लम। बोर हो गए क्या? चलो पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया है। कौन क्या है पहला क्वेश्चन? ये बहुत इजी है। इसमें क्या दिया है? बस कोऑर्डिनेट दिया है तुमको, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया है। ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व, कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक्स वाई और जेड दे दिया है, व्हिच वेरिंग विद टाइम। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर कैसे नॉर्मली रिप्रेजेंट होता है? कि कांस्टेंट के साथ s के y के और z के, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन क्या है? एक आधा तो सॉल्व करो। ये जो 2 लाइन का चीज है, कौन करेगा? अच्छा आंसर मुझे पता नहीं। चलो जल्दी करो, ये हो ना तो हाँ करो। क्या करना है? वेलोसिटी मतलब चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? डिस्टेंस। ओके, आर। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो और सेकंड क्या पूछा है? एट ए टाइम 0। अगर तुम्हारे पास सब कुछ एक्सप्रेशन है, लास्ट में बस क्या पुट करना है? ओके। और दूसरा चीज, अब 2 वेक्टर दिया है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है। दिस कम फ्रॉम ए डॉट प्रोडक्ट, है कि नहीं? और डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? राइट,
ये वेक्टर है, ये क्या की? अरे पूरा सॉल्व करो भाई, जो क्वेश्चन दिया है। तुम ऑसिलेशन सॉल्व नहीं किए, वेलोसिटी लिख के चले गए, अब t इक्वल टू 0 पुट नहीं किए। सर वो y कोऑर्डिनेट 4 sin 3t तो चेंज नहीं, कोई अच्छे से कोई किया है तो जल्दी आओ, कोई करो जल्दी, फायदा हो जल्दी, तो कोई नहीं कर। देखो ये है cos थीटा, कैसे मिलेगा? इसका डॉट प्रोडक्ट और ये, कोई प्रॉब्लम इसलिए डिजाइन में किया गया है कि इसको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बाकी तो सब कुछ मैथमेटिक्स ही है, राइट। अब एंगल पूछा है, देखो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यूब है, राइट। यहाँ पर बोला कि सेंटर में क्या है? कार्बन है, और हर जगह पे क्या है? हर जगह पे नहीं, हाँ, उसका कॉर्नर पे नॉन एडजेसेंट, काम क्या हुआ? नॉन एडजेसेंट पर है। जैसे नहीं सर, अल्टरनेट अल्टरनेट पर होगा। 4 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे ना, कनेक्टेड ऐसा है ना? नहीं अरे ठीक है, कैसे भी हो, मान लो चारों तरफ है, ठीक है। वो क्या पूछा है? ये एंगल पूछा है। सर ऐसे नहीं है सर, ये कोऑर्डिनेट वाले पे। अच्छा ये पूछा है। हाँ, नहीं, वो कह रहा है कि 2 अगर इधर रख रहे हैं तो 2 इधर रखें। तो ठीक है, ये हो गया ना, 2 इधर रखे और 2 इधर रख रहे हैं, हाँ ऐसे। कैसे हो गया ना? तो ये चाहिए हमें, ठीक है, इसका एंगल। तो हमें, मुझे क्या चाहिए? ये वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर चाहिए। तो इसका वेक्टर हम कैसे ले सकता हूँ? मान लो इसको मैं ओरिजिन मान लूंगा, इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसका पोजीशन क्या होगा? क्योंकि ये नहीं, ये वाला का आंसर तो नहीं कंफर्म नहीं है। ठीक है, बैठो, मैं समझो ये क्या ये समझ में आ गया क्या करना है? बस डेरिवेटिव लेना, ये करो, सब आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका देखो, अगर ये ओरिजिन है, इधर देखो इसका नहीं हुआ है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 3D सिस्टम है, दिस इज नॉट इन प्लेन। सो अगर x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, इस प्लेन में नहीं, इस यहाँ पे है, तो इसका हाफ हाफ हाफ, ये हो गया। ये कहाँ पे है? अरे ये कहाँ पे है बबल? 1 0 कमा 1 अगर x एक्सिस होगा तो ये होगा, हां, ये कहाँ पे होगा? 1 कमा 1 करो 1 1 कैसे होगा? ये डिस्टेंस क्या है? ये क्यूब का डायगोनल का डिस्टेंस क्या है? √3। √3 क्या होगा? आई के, और जे क्या होगा? सही तो है। ये अगर ये इसका ये क्या होगा? देखो ये हाफ 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 में है, तो इसमें क्या होगा? पर्टिकुलर इसमें ले लो, इसमें 1 0 0 हो गया, ये क्या होगा? तो देखोगे तो 1 1 1 होगा। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करोगे 1 1 1 होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 1 है ना, सब क्यूब है ना, तो इसे क्या हो गया? 1 1 1। तो हमें दो वेक्टर मिल गया, इसका पोजीशन मिल गया, इसका पोजीशन मिल गया। ये कैसे मिलेगा? पहले इसके डिफरेंस ये, इसका डिफरेंस ये, तो 3 कोऑर्डिनेट मिला। क्या क्या? कार्बन का क्या है? हाफ 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 मतलब क्या है? x1 x2 x3। एक हाइड्रोजन का क्या है? दूसरा हाइड्रोजन का क्या है? तो वो पूछा है इसका बॉन्ड और इसका डिफरेंस, इसका क्या होगा? माइनस हाफ, सॉरी हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। इसको कैसे लिख सकता हूं? पहला CH का जो है हाफ x कैप माइनस हाफ y कैप माइनस हाफ z कैप। दूसरा वेक्टर क्या है? हाफ x कैप हाफ y कैप
हाँ इधर तो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट करना है और इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस किसने करते इसका? इसका क्या होगा? एक का स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर का रूट ओवर, उसका भी क्या होगा? दूसरा का, दूसरे का सेम होगा ना, क्योंकि हाफ 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 ही है। अब स्क्वायर को लेकर माइनस करके लेना है ना, नहीं। इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। ये वो तो कोसाइन लगा रहे हो, लास्ट में तो ये आ जाएगा। नहीं सर, वो ट्रायंगल में अगर कोसाइन लॉ लगा के ज्योमेट्री से करेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या है? इसमें बोला तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हो ना, तो इसलिए वो इसका यूज करने के लिए बोलते हैं। हालांकि अगर तुम किसी और उपाय से करना जानते हो और टेक्निक से, यू कैन डू इट। ओके, इसका आंसर बता दीजिए। आंसर है cos इनवर्स 1/3 माइनस या -1/3। देखो इसको और एक तरीके से बना सकते हो। ओरिजिन कहाँ पे प्लेस करना है वो मेरे डिपेंडेंट, मैं चूज करना चाहता हूँ ओरिजिन कहाँ पे। इजी मेरे लिए क्या होगा पता है? मैं ओरिजिन चूज कहाँ पे करूंगा? कार्बन आटम में ही करूंगा। अगर कार्बन आटम में ही ओरिजिन चूज कर लूंगा तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे ये क्या है? √3 है, तो इसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा? √3/2। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? √3/2 i कैप j कैप k कैप, क्योंकि बीच में है ना, ये कोऑर्डिनेट है तो ये देखो, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये तो ये क्या होगा? बीच में है। √3/2 i कैप j कैप k कैप, √3/2 कॉमन आएगा, पर ये क्या होगा? ये वाला। बस विजुअलाइज कर लो, चीजें आसान हो जाएगा। देखो मैं ये सेंटर है के ऊपर, ये कार्बन आटम यहाँ पे है, एक जो है यहाँ पे, इसका क्या है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्योंकि हर जो क्यूब है इसका डिस्टेंस क्या है? इसका ये टोटल √3/2 है ना, ये √3 है तो इसका हाफ कितना होगा? √3/2। और ये कौन सा प्लेन में है? ये अगर ये x है, ये -x होगा ना, ये क्या है? -y, ये j, तो √3/2 क्या होगा? -i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। देखो इस साइड है, इस साइड क्या पॉजिटिव है? x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है इस कोने में है x क्या है? ये पॉजिटिव तो y, ये x नेगेटिव, y नेगेटिव, z क्या है? सेम है k कैप। ये लिख दिए, और इस दो वेक्टर मिल गया ना तुम्हें? वो गलत है सर। कौन सा? वो √3/2 वो हाफ होगा। क्यों? सर मैग्नीट्यूड लेंगे तब √3/2 आएगा ना। देखो ये जो डिस्टेंस है क्यूब का एक डायगोनल है, डिस्टेंस √3/2 आएगा, हाँ। लेकिन कोऑर्डिनेट में फिर हाफ और हाफ आएगा ना, -हाफ। हाफ का हाफ। ये √3 है ना टोटल, यस सर। ये डायगोनल है। देखो क्या करो, ये डायगोनल है, इसका बीच में ये कौन है? तो ये डिस्टेंस हाफ कैसे होगा? ये √3/2 होगा ना, ये टोटल अगर √3 है, डिस्टेंस तो निकालने में √3/2 ही आएगा। हाँ। हाफ कोऑर्डिनेट पॉइंट। अरे ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है क्या? यस, ये डिस्टेंस √3/2 है ना सर। कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो उसका cos थीटा sin थीटा ऐसे करके आएगा ना। बात तो सही, ठीक है। √3/2 आएगा क्या डिस्टेंस, उसका कोऑर्डिनेट लेके जाओगे तो हाफ हाफ आएगा, तो उस बेसिस पे क्या कर लोगे? वही रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कर रहा हूं? तो इसीलिए देखो, जब भी प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहीं पे ये आज्यूम किया होगा, तुम कहीं पे आज्यूम किया होगा, तुम कहीं पे आज्यूम कर किए होगे, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब दिख ही रहा है, अगर जो डिस्टेंस से डिपेंड कर रहा है cos ओमेगा टी एंड sin ओमेगा टी, इसको देख के तुम्हें क्या लगता है? पार्टिकल क्या कर रहा है? ओर्बिटल सर्कुलर कर रहा है, राइट? देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन के बारे में क्या जानते हो? मेन चीज ये है,
सेकंड चीज जो पूछा है बस उसको रिप्रोड्यूस करें। जैसे तुम पता है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये आर है, ग्रेविटी कहाँ पे होगा, एंगल क्या है, वही पूछा प्रूफ करने के लिए। दूसरा सी देखो, आर क्रॉस भी, ये कांस्टेंट होने के लिए बोला है। ठीक है, सब लोग किए हो ना, फिर बाद में बोलोगे सर मैं तो नहीं किया, आप तो स्किप कर दिए, किया हो ना सब कुछ। देखो और पूछा है आर क्रॉस बी, इसका कैलकुलेट करने के लिए बोला है कांस्टेंट। ये कौन सा फॉर्मूला में आता है, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका क्या कंजर्व है, तो ऑब्वियसली जो चीज आएगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। डायरेक्शन क्या है, आया कि नहीं, ओमेगा जेड क्या आया होगा, वही चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए बोल रही है। अब ये चीज जब तुम कोऑर्डिनेट ये पढ़ के नहीं किए थे, नॉर्मल से किए थे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई यूज किए थे, हो सकता है चीजें इतना क्लियर ना हो। अब तुम्हें आर थीटा फाई अगर आ गया ना चीजें, देखो फोर्थ क्वेश्चन जब अप्रोच करेंगे तुम्हें पता चल जाएगा क्यों जरूरत है हमें सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आता है मैट्रिक्स फॉर्म में, किसको नहीं आता, किससे पूछ रहा हूं, आता है ना सबको। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखो उसके स्टार्टिंग से लेते हैं। लेट तुम्हारे पास एक ऐसा एक टेबल है, वहां पे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सब कुछ ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका डायनामिक्स पहले देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है नॉर्मली। ये आर है, चेंज क्या क्या हो रहा है, बस थीटा, वो उस टाइम भी बोला था आर कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज बस थीटा हो रहा है हर एंगल पे, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर ऐसा ही सिस्टम है तो कोई भी आर्क बन करके mv²/r प्रूव करके उसका बाकी सब डायनामिक्स तुम स्टडी कर सकते हो। उसका सेंटीमीटर फोर्स क्या है, चलो उसका कोऑर्डिनेट v छोड़ क्या होता है, r ओमेगा, r ओमेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्या लिखते हो, ये क्या है, सेंटीमीटर फोर्स है। और आर थीटा डॉट ये सब आ गया, थीटा आ गया, तो नॉर्मली हमें देखो, नॉर्मली अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है या कोई किसी भी कर्व पाथ में मूव कर रहा है एक पार्टिकल, तो आर वन करके एक्स वाई जेड यूज मत करो, यूज क्या करो, आर थीटा एंड फाई। अगर प्लेन मूव कर रहा है बस आर थीटा यूज करना है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, देखो इसको रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये पार्टिकल हो गया। क्वेश्चन क्या है कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, एक पार्टिकल आर रेडियस में मूव कर रहा है इनिशियल, मैं क्या करूंगा, ये एक स्प्रिंग में अटैच था, ये धीरे धीरे क्या करूंगा मैं नीचे। प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने के लिए क्या दिया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। हो सकता है कि मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी ना कोई मास में अटैच कर दूं, यहां चेंजेस क्या होगा, वेलोसिटी चेंज, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें एक एक्सीलरेशन आ जाएगा। अगर ऐसा डायनामिक्स है, तुम्हें दिख गया कि पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल कहीं भी मूव कर रहा है, जैसे कि ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, इसका रेडियस ये करेगा। इसमें x y z कोऑर्डिनेट्स का यूज करो, कितना डिफिकल्ट है सोचो, है कि नहीं। अगर दिख गया तुम्हें तो आंख बंद कर तुम्हें क्या लिखो, इक्वेशन में मोशन जानने के लिए किसी पार्टिकल का तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए ही चाहिए, राइट। एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको क्या आर क्या लिखते हो, ये आर क्या लिखते हो, मैं यहाँ से आर के भी लिख देता हूं। ये क्या है, ये ना ये प्लस है, और ये वो तो जीरो वाला था। नहीं, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, मतलब एक नॉर्मल सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है।
इसका शायद ऐसे हो सकता है ये छोड़ दो, ये तो याद नहीं रखना पड़ेगा। देखो ये सिस्टम है, ये लिख दिया, इसमें क्या दिख रहा है देखो, इसमें क्या बोला है कांस्टेंट, ये v कांस्टेंट, तो ये जो रेडियल वेलोसिटी होगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसमें क्या लिख सकता है ये जीरो, इसमें क्या आएगा बस ये नेट है, ठीक है, ये क्या आएगा माइनस आर थीटा डॉट ये आर क्या होगा ये जीरो क्योंकि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, राइट। यहां पर दिख गया तुम्हें कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो है ना, सारा फोर्स कहां एक्ट कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन का फोर्स क्या है जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ये टर्म क्या होगा ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है ना, सिस्टम समझ में आ गया ना, जितना ही फोर्स है बस आर डायरेक्शन में है, इसलिए इसका एक ही कंपोनेंट आ रहा है, हो सकता है दो आए, अगर इसमें कोई मास होता तो इसलिए जीरो होता है क्या, नहीं होता। तो इसमें देखो ये टर्म रहता है, ये क्या फोर्स है रेडियल फोर्स, रेडियल फोर्स तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड से पढ़े हो है कि नहीं, ये रहता है डायरेक्शन क्या रहता मास आएगा ना बस फोर्स में, ये सिस्टम होता है अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, या फिर टाइम डिपेंडेंट, मान लो कोई फोर्स है तुम्हें खींच रहे हो उसे टोटल इस टाइम पे, तो ये क्या आएगा ये आएगा, पर टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, बस इसमें टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है, मैंने इसमें टाइम डिपेंडेंट आ जाएगा क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, जैसे कि इसका रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, पहले r नॉट रेडियस में था, r का क्या होगा इसकी इक्वेशन ये है ना फाइनल इक्वेशन, अगर उसका वेलोसिटी ये है s इक्वल टू क्या लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस at, इसका इसका क्या होगा, ये चेंज हो रहा है ना, ये इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी किसका ये होगा ये चेंज, ये इक्वेशन ये आ गया, तो r के जगह पर क्या लिख सकते हो तुम, इसका इक्वेशन देखो ये कहां पे है कौन सा ये नहीं देखो क्या बोल एंगल इज चेंजिंग, एंगल इज चेंजिंग, ये तो नहीं बोल रहा हूँ एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एंगल तो यहाँ चेंज हो रहा है, इसका भी एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है लेकिन जो फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, ये जीरो है, आओ अगला वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो जीरो आ जाता तो ये तो जीरो, इसमें ये कंपोनेंट नहीं आ रहा है, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं बस यही टर्म आ रहा है, ये टर्म कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों देखो जो सेंटीमीटर फोर्स है उसमें कौन सा फोर्स है बस रेडियल फोर्स है, इसमें कौन सा फोर्स है, अरे मूव जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो सेंटीमीटर फोर्स, बट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना होता नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो टेंजेंशियल फोर्स तो आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हो, देखो सर्कुलर मोशन जो है रेडियस सपोज मान लो इंक्रीज भी कर रहा है, रेडियस मान लो इंक्रीज भी कर रहा है, लेकिन फोर्स सिस्टम में क्या है टेंजेंशियल फोर्स नहीं है ना, फोर्स तो एक ही फोर्स है, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स है ट्रांजिशन, थीटा कंपोनेंट कुछ फोर्स तुम अप्लाई किए हो क्या, यहाँ पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, कौन सा ओमेगा बदलेगा तो अल्फा आएगा, कौन सा मतलब r कम हो रहा है तो ओमेगा बदलेगा, मान लो चेंज भी हो रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है, अगर मान लो ये पॉजिटिव आएगा ना इक्वल नेगेटिव ये भी आएगा, तो वो चेक कर लेना चाहिए, क्या तो चेक करने से नहीं आ रहा है ठीक है सर, ये कैसे किया होगा ठीक है देखो ये चेंज हो रहा है कि नहीं,
W चेंज हो रहा है। देखो मैं क्या बोलूं, यहाँ पर क्या कंजर्व है, यहाँ पर क्या कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, ये है ना, किसी और टाइम पे क्या होगा, ओमेगा चेंज हो रहा है, ये भी चेंज होगा ना, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर चेंज होगा भी ये सब चीजें, ये और ये हमेशा इक्वली चेंज होगा ऑपोजिट साइन में, तभी तो ट्रांजिशन को जीरो होगा। जीरो है सिस्टम में, जीरो होगा, जीरो है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस इसका ये जीरो है, समझ रहे हो कि नहीं। अब ओमेगा कैसे चेंज हो रहा है, आर कैसे चेंज हो रहा है, मत ये करो, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन है दोनों का चेंज होने का। मैं बोल रहा हूं अगर ट्रांजेंशियल फोर्स नहीं है डायरेक्शन में, बस एक ही फोर्स में दिख रहा है, मान लो 5 फोर्स होता और पांचों फोर्स रेडियल डायरेक्शन में अप्लाई होता, क्या करते, फिर भी ये जीरो होता, फिर भी जीरो होता ना, क्योंकि फोर्स नहीं है। अब डायरेक्शन तो यहाँ पे भी थीटा है, तुम बोलोगे यहाँ पर थीटा है तो थीटा डायरेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, बोलोगे ये मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है इसका, ये जो फोर्स है इसका डिपेंड कर रहा है इसका थीटा डॉट का एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। mv स्क्वायर बाय r तो लिखते हो फोर्स, समझ क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी मान लो तुम्हें डायनामिक्स समझ भी नहीं आया कि क्या यूज करना क्या नहीं, बस तुम देखोगे फोर्स क्या क्या है सिस्टम में, फोर्स पता है तो सब कुछ पता है ना तुम्हें। अगर फोर्स एट ए टाइम पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें पता है, फोर्स पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल कहाँ पे होगा, कितना वेलोसिटी होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, सब पता है, राइट। समझ में नहीं आया कितना फोर्स है, बस एक ही फोर्स देखो कि फोर्स है क्या, यहाँ पर एक ही फोर्स है क्या, ये तो ऑटोमेटिक ये जीरो होगा। मान लो यहाँ पर ये मैं क्या करता, यहाँ पर एक मास ऐसे नहीं खींच के मैं ऐसे करता, क्या करता मैं ऐसे घुमाता इसको, चारों तरफ बहुत सारे फोर्स आ जाएगा, इसका क्या ट्रांजेंशियल फोर्स भी आ जाएगा, तो ये टर्म तुम्हें रखना जरूरी पड़ेगा कहाँ पे, इक्वेशन में, राइट। तो अभी क्या हुआ, ये आ गया, ये ऑलरेडी इसको रिप्रोड्यूस कर रहा है सेंटीमीटर फोर्स को, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। उसके बाद इसको जीरो करना है, इसको जीरो क्यों करना है, देखो अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस तुम्हारे पास क्वेश्चन है और तुम्हें इतना ही मांगा है, ये ठीक है। मान लो जो आंसर तुम्हारे पास होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, इसमें थीटा डॉट नहीं होगा, तो थीटा डॉट को मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और थीटा डॉट किससे चेंज होता है, किससे चेंज होगा, ये थीटा डॉट स्क्वायर है, आर क्या होगा, ये है ना, थीटा क्या वाला आफ्टर टाइम, ये जीरो दिया है, थीटा डॉट इधर क्या स्टार्टिंग में, ये क्या होगा, ये भाई ये होगा ना, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको और क्या और कैसे ये कर सकते हैं, सिंपलीफाई, मान लो मैं इसको मैं दोनों साइड पे और मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना, ये जीरो है ना, तो इसको तुम बाहर निकालो तो ये आएगा, करके देखो, ये लिखो, इसको देखो दोनों चेंज हो रहा है, दोनों का डेरिवेटिव लेना, ये आ गया, चेक करो, ठीक है। ये क्या है, ये जीरो है तो आर स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको ये चीज था ना, ये जो चीजें है यही चीज है ना, अगला मोमेंट में कंजर्व है, तो अगला मोमेंट कंजर्व हो गया, अगला मोमेंट कंजर्व आ गया तो थीटा डॉट का वैल्यू क्या है, आफ्टर टाइम ये है, तो फोर्स क्या मिला मुझे, फोर्स क्या है, थीटा डॉट का वैल्यू पुट करने से क्या हो रहा है, मिल जाएगा, आंसर क्या होगा,
स्क्वायर करोगे तो समझे? ये बस टाइम डिपेंडेंट चीजें हैं, इसलिए टाइम को लाने के लिए फोर्स में ये किया गया है। अगर मैं डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा आंसर क्या मांग रहा है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यही मांग रहा है, तो इसे इतने तो आंसर लाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर से रकम से चलेगा। r स्क्वायर थीटा होता है ना? हाँ r स्क्वायर थीटा हाँ FC FC यही तो है, ये भी स्क्वायर बना आर कैंसिल हो जाए, नीचे बोला ऊपर है, हाँ माइनस होगा क्योंकि रेडियल डायरेक्शन पे है ना, तो माइनस ही है ना ये। समझ में आया? और इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो पूछ लो, तुम पता नहीं साथ में कुछ पाते हो कि नहीं, क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं, सो यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू होल द सिलेबस यू हैव टोल्ड यू। इतना समझ में आ रहा है ना कि बोर लग रहा है? देखो इसका एप्लीकेशन तुम्हें सर्कुलर मोशन रिजिड फ्लूइड डायनामिक्स से आएगा ही आएगा, और बहुत अच्छा चीज है पढ़ने के लिए जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे। और एक चीज, अब ग्रेविटेशन तो पढ़ के आए हो सब, राइट? ग्रेविटेशन में क्या होता है, सॉइल के चारों तरफ प्लैनेट मूव करते हैं, उसका शेप क्या होता है, नॉट सर्कुलर, इलेक्ट्रिकल, राइट? इलेक्ट्रिकल होगा, सर्कुलर होता तो एलवी स्क्वायर बाहर कर लेते नॉर्मली। अगर नॉर्मल जो बेसिक प्रॉब्लम होता है प्लस 2 में तुम्हारा जेई से पहले या फिर जेई में नॉर्मली बोलते हैं कि एक प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जैसे केपलर अज्यूम किए थे, और उसका ये सब कैलकुलेट करो, तो एलवी स्क्वायर बाहर पुट करके तुम कर लेते हो, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर यूज करके इसका इक्वेट करके कर लेते हो जितना जो करना है। लेकिन अब तो ये इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर का पाथ क्या है, लेकिन ये इसमें एक चीज क्या है पता है, ये प्लानर मूवमेंट है, एक प्लेन में मूव कर रहा है। जब तक एक प्लेन में मूव कर रहा है, इससे क्या ये मिला, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इसका दो फोर्स आएगा, ये आएगा नहीं, तुम जो बोल रहे थे ये जीरो क्यों आएगा, उधर भी जीरो आएगा। मैं वही बोला, अगर डाउट है तुम्हें, मान लो कुछ पता नहीं चला कौन सा जीरो हो रहा है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, क्या है, बस तुम देखो कि फोर्स क्या क्या है सिस्टम में, व्हाट आर द फोर्सेस। अगर तुम्हें दिख गया कि बस रेडियल फोर्स है, बस रेडियल फोर्स देखो, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो कर दो फोर्स, एक्सीलरेशन, समझ गए? इसमें भी फोर्स क्या है, प्लैनेट किस लिए मूव कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, रेडियल डायरेक्शन सेंटीमीटर फोर्स है ना, और ये फोर्स है तो इस सारे कंपोनेंट जीरो है। बस एक्सीलरेशन का ये अगर तुम्हें पता है, सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, एक प्लैनेट किसी टाइम पे क्या पे होगा, कितना एंगल पे होगा, उसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, एनर्जी क्या है, सब कुछ जब आएगा देखने में बहुत मजा आएगा, लगेगा जो भी सिस्टम पढ़ोगे, क्या पोलर कोऑर्डिनेट में यूज करके, समझ गए? ये हो गया ना। लास्ट ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन बस इसलिए डिजाइन किया गया है कि लड़का को समझ में आए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस एंगल में पार्ट डी कहां पे होगा, थीटा डिपेंड, थीटा अगर इतने थीटा में कहां पे होगा, फाई चेंज होने से कहां, एक तरह से पता है ना थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, आर क्या होता है, थीटा किस किस बीच में एंगल होता है, और फाई एक्स। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पहले बाकी दोनों कंपोनेंट बोल दो। मान लो बस आर को तुम देख रहे हो, बस थीटा और फाई को भूल जाओ, बस आर का देखो, उसके बाद थीटा को इंट्रोड्यूस करो वहां पे। मान लो कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एक ही पॉइंट है या बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि अगर ये जेड एक्सिस है वो क्यों है, अच्छा नहीं लग रहा है क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है? देखो ये जेड एक्सिस है, थीटा क्या है, इसके एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, राइट? ये पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 4 तो कुछ भी हो सकता है, ये एंगल में पाई बाय 4 हो सकता है पर, तो पाई बाय 4 अगर तो थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये क्या ट्रेस कर रहा है, सर्किल का पार्ट बता रहा है, मतलब इसके ऊपर जो सर्किल है देखो, ये पाई बाय 4 है, ये एक लाइन है, तो ये भी पाई बाय 4, ये भी पाई, इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाने वाला कितने सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ सर्किल, राइट?
ऐसे अगर ये जेड एक्सिस तुम्हें क्या पता समझ में आया कि नहीं? देखो ये जेड एक्सिस है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, हर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पहला ये बोला था ना तुम्हारे यहाँ पे आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? तो सर्किल दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में थीटा फाई के रखते हैं। थीटा और फाई दिया है, थीटा दिया तो ये आ गया, फाई लगा तो क्या होगा? एक प्लेट आएगा कि नहीं? अरे फाई क्या होता है? मतलब ये फाई है, ये फाई है, फाई कब कांस्टेंट होगा? ये प्लेन ट्रेस करेगा, ये कब कांस्टेंट होगा ना? मान लो ये फाई है, सर एक बार अलग फिगर पे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो ये हमें क्या मिल गया? ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है? हाँ, ये किसके बीच में एंगल है? एक्स एंड वाई बीच के एंगल है। ये कांस्टेंट रहने के लिए ये किसके अराउंड रोटेट करना पड़ेगा? इसके अराउंड रोटेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? ये रोटेट करेगा तो क्या मिलेगा? प्लेन मिलेगा ना। जैसे ये भी प्लेन है कि नहीं? ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है। ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा? एक्स एंड वाई का परपेंडिकुलर नहीं, मतलब इस एंगल का परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल को ट्रेस करके ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो? जब ऐसे घूमेगा इन दोनों के बीच में एक ही चीज कॉमन होगा। क्या? एक ही लाइन, एक ही पॉइंट कॉमन होगा ना। ये क्रॉस करे एक ही पॉइंट को, वो भी अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तीन चीजें हैं, आर, थीटा एंड फाई। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? फाई तो था नहीं, बस वेरिएबल क्या था? बस वेरी क्या कर रहा था? तो थीटा, फाई या थीटा बोलो। पर एक ही चीज वेरिएबल कर रहा है तो क्या पॉसिबल हो सकता है? सर्कल पॉसिबल हो सकता है, रिंग। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें क्या चेंज हो रहा है? बस थीटा चेंज हो रहा है। तो पहली बार होता था इस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? बस आर चेंज होगा तो क्या होगा? एक लाइन मिलेगा। लाइन क्या, कौन सा लाइन मिलेगा? इसको और इसको टच करने वाला, इस प्लेन और इसको टच करने वाला, एक ही जगह पर टच कर रहा होगा ना। अगर तुम्हें पता नहीं चला कि दो सिस्टम तुम्हें दो दे दिया, थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू कुछ दे दिया और बोला कि उसका फिगर ड्रॉ करो, तुम्हें समझ में आना चाहिए दो चीज कांस्टेंट है तो वेरी करने वाला चीज एक ही होना चाहिए। क्या? आर, यहाँ पे आर है, मान लो तुम्हें दे दिया था आर एंड फाइव, आर एंड वेरी क्या करेगा? थीटा क्या होता है? जेड एंड, आर के बीच का एक तो क्या सिस्टम हो सकता है? एक प्लेन होगा। समझ कहाँ इधर होगा? अगर थीटा ये है, ये साथ के दो। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस तुम देखोगे सिस्टम में वेरिएबल क्या क्या है। जितना सारा वेरिएबल है वही चेंज होगा, बाकी सब कोई चेंज होने वाला नहीं है। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आसिलेशन में लिखा था चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा है। अगर चेंज जो नहीं हो रहा है वो कांस्टेंट है सिस्टम में, वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, हर टाइम पे कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? और क्या डाउट है? पूरा मोशन ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिसका क्लोज लूप का वर्क डन 0 हो। नॉर्मली किसी लड़का को समझना पड़ेगा क्या, कैसे समझोगे? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉर्मल चीज है, इसमें एनर्जी क्लोज पाथ पे मूव कर रहा है, वो अलग बात है। नॉर्मल चीजें क्या है? टोटल एनर्जी से कंजर्वेटिव रहती है। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो सेंटीमीटर होगा यस सर, हर टाइम, नहीं सर। और हर सेंटीमीटर फोर्स कंजर्वेटिव है। यस, सोच के बोलो, नो सर, हर सेंटीमीटर फोर्स कंजर्वेटिव है क्या? मान लो
नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स का बात कर रहा हूँ, जैसे कि आर्क मूव कर रहा है, ठीक है, आप मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें एनर्जी कंजर्व है। मान लो ऐसा कुछ हो गया कि आर्क हम खींच रहे हैं, कहां से, या फिर एक कुछ ऐसा एक मासिव सैटेलाइट आ गया, या फिर आर्क का सन का क्या हुआ, मान लो मास गायब हो जा रहा है धीरे धीरे, तो फोर्स में क्या होगा, चेंजेस आएगा। और वो जो मास जो गायब हो रहा है वो टाइम डिपेंडेंट, मतलब इस टाइम इतना चला गया, इस टाइम इतना चला गया, तो फोर्स क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट हो गया। फोर्स अभी भी यही है, फोर्स अभी भी यही है, चेंज किसमें हो रहा है, मास चेंज हो रहा है ना, तो ये मास चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, सन का मास चेंज हो रहा है ना, मास चेंज होगा तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है, रेडियल फोर्स है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं, इसलिए थोड़ा आगे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 2 मिनट टाइम लो, फिर देखो कि सिस्टम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जैसे कि टॉर्क 0 है तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर, कंजर्व होगा, और फोर्स 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम, इसलिए जो प्रॉब्लम है थोड़ा जितना पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे पास आ रहा है, थोड़ा एक बार माइंड में ले लो, उसके बाद तीनों को ये करके उसको कॉन्फ्लुएंट ड्राइंग करो, ठीक है।